हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपने पार्ट वन तो करंट का देख ही लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए पहले पार्ट वन देख के आइए और फिर हम स्टार्ट करेंगे पार्ट टू। बच्चों, इस पार्ट टू में जो आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस की फैमिली के बारे में कि बहुत सारे रेजिस्टेंस है, उनकी फैमिली है, उनकी फैमिली में क्या लड़ाई झगड़े होते हैं, क्या इश्यूज होते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सो वेलकम टू आवर चैनल। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना मत भूलें एंड शेयर करें। आओ भाई आओ, चलो स्टार्ट करते हैं। और जो मैं स्टार्ट करना है बच्चों वो बहुत अच्छी चीज़ है, एक ऐसी कहानी जो आज तक आपने कहीं नहीं सुनी। चलिए एक कहानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है उसे किस किस चीज़ से फर्क पड़ता है, यानी कि रेजिस्टेंस की पसंद और नापसंद का ख्याल तो रखना पड़ेगा अगर हमें सर्किट में यूज़ करना है। तो बच्चों सबसे पहले उसकी पसंद नापसंद का पता करते हैं, यानी कि फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टेंस का पता करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस कि ये जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती है। अभी अभी जब हमने ओम्स लॉ पढ़ा तो ओम्स लॉ में हमने बात की कि जो कांस्टेंट निकल के आता है वहां से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब बच्चों ये जो रेजिस्टेंस है, मान लीजिए कि हमने कोई एक सर्किट लिया, इसमें हमने यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा दिया, या फिर नॉर्मली हमने बात की थी कि कोई ऐसा तार नहीं जिसका कोई आर नहीं, यानी कि कोई भी अगर वायर है उसका रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। अब हम ये बात करते हैं कि जो हम वायर यूज करते हैं जनरली हाउस होल्ड्स वगैरह में, तो उनका रेजिस्टेंस कैसा होता है, क्या चीजों पे इफेक्ट, किन चीजों से इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। मान लो बच्चों हमने एक ये सर्किट लिया, उस सर्किट में ये एक वायर है और ये एक बैटरी लगा दी हमने, मान लीजिए वोल्टेज V। ये V जो है ये वोल्टेज फिक्स है। तो बच्चों अब होगा क्या, हमने V को क्या कर दिया, V को हमने फिक्स कर दिया। अब V के अकॉर्डिंग, यानी कि रोम्स लॉ के अकॉर्डिंग, अगर V फिक्स है, अगर V कांस्टेंट है तो I विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यानी कि करंट इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर करंट इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, ऐसे करके इनवर्स रिलेशन। और अगर करंट डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। ठीक है बच्चों, तो जब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया तो ये मिला कि इफ तो बच्चों ये मिला कि इफ लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड, कि अगर हम वायर की लेंथ को इंक्रीज कर दें, अगर हम वायर की लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, लेंथ इज इंक्रीज्ड। ठीक है बच्चों, मैंने लेंथ को L से रिप्रेजेंट कर दिया। इफ लेंथ इज इंक्रीज, दिस मीन्स इंक्रीज। अगर लेंथ को इंक्रीज कर दिया तो करंट जो था सर्किट में, करंट जो था वो करंट कम हो जा रहा था। अगर करंट कम हो रहा है यानी कि I कम हो रहा है लेंथ इंक्रीज करने पे, और अगर I कम हो रहा है यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ा होगा, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट कि रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज हुआ। इसका मतलब अगर हम वायर की लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो करंट कम हुआ, इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा होगा। सिमिलरली हमने एक और चीज की, हमने ये किया कि जो वायर की थिकनेस थी, मान लीजिए पहले वायर इतनी थिकनेस, मान लो ये वायर है बच्चों, ठीक है, ये जो वायर है हमने इसको क्रॉस सेक्शनल काट दिया, हमने इसको ऐसे काट दिया। और मान लीजिए ये ऐसे करके एक ऐसा करके पाइप था, हमने उसको काट दिया, और काट के हम उसका ये वाला व्यू देख रहे हैं, क्रॉस सेक्शन, ऐसे सर्कुलर व्यू। तो मान लीजिए ये इसका हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया। तो बच्चों जब एरिया को मैं रिप्रेजेंट से ए कर देता हूं, तो अगर हमने देखा कि अगर एरिया को इंक्रीज किया जाए तो सर्किट में करंट इंक्रीज हुआ, यानी कि बच्चों थिकनेस बढ़ाने पर, यानी कि अगर तार को हम ज्यादा मोटा वायर यूज करते हैं, यानी कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज हुआ तो करंट बढ़ रहा था, और इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस कम हो रहा होगा। इसका मतलब बच्चों कहानी कुछ ऐसी है कि अगर ये वायर की थिकनेस थी, अगर हमने वायर की थिकनेस बढ़ा दी, यानी कि ज्यादा मोटा वायर यूज कर दिया तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, और अगर लेंथ इंक्रीज कर दी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। दूसरी चीज हम ये बोल सकते हैं R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कि अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं, दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो ये बन जाएगा R विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। ठीक है बच्चों, और जैसे हमने ओम्स लॉ में बात की थी, अगर यहां से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, R विल बी इक्वल टू रो L बाय A। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला बन गया। अब बात कर लेते हैं कि ये रेजिस्टिविटी, ये जो रो है इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ये रो एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है बच्चों एक्चुअल में ये जो रेजिस्टिविटी है, ये रेजिस्टिविटी एक्चुअल में तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वजह से आई है,
और ये रेजिस्टिविटी जो है ये फिक्स होती है किसी भी मटेरियल के लिए, ये किसी भी मटेरियल के लिए फिक्स होती है, यानी कि ये रेजिस्टिविटी भगवान ने बनाई है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, ये इसको भगवान ने कैरेक्टर दिया है, यानी कि ये मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। हर एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी फिक्स होती है और इसके रिगार्डिंग अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में एक टेबल भी गिवन है, उस टेबल में ये सारी बहुत सारे मेटल्स और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर वगैरह ये सारी चीजें मेंशन्ड है और वहां पे उनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है बच्चों, इस रेजिस्टिविटी को ये जो रो, ये जो साइन है, इस साइन को बोलते हैं रो। ठीक है बच्चों, और वैसे इस जो रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला है इसमें इसे बोला जाता है रेजिस्टिविटी। तो बच्चों ध्यान देना, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा अलग अलग है। बच्चों रेजिस्टेंस को जो इंसान का बच्चा है, यानी कि हम रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं कि अगर हम वायर लंबा ले लें और उसका एरिया इंक्रीज कर दें। ठीक है, एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, लेंथ इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि लेंथ और एरिया चेंज करके हम रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो रेजिस्टिविटी है उसको कभी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की फिक्स्ड होती है। ठीक है बच्चों, लेकिन रेजिस्टिविटी को भी एक तरीके से चेंज किया जाता है और वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद हम बात करेंगे, उसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हम बात करेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है सर्किट के ऊपर। अब बच्चों जो ये रेजिस्टिविटी हमने पढ़ी यानी कि रो, इसको एक बार डिफाइन कर लेते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, तो एनसीईआरटी लिखता है कि ये जो रो है इट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, क्योंकि बच्चों जो हमने पीछे यूज कर रहे थे आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए आ रहा था और हमने प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के ये कांस्टेंट लगा दिया, तो हम लिख सकते हैं इट इज अ कांस्टेंट ऑफ proportionality, it is a constant of proportionality and it is called as electrical resistivity. It is called as electrical resistivity. ठीक है बच्चों, इसको electrical resistivity का नाम दिया जाता है। It is known as electrical resistivity, electrical resistivity इसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये बच्चों ये जो रेजिस्टिविटी है ये मैंने अभी अभी आपको बोला इट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, यानी कि किसी भी मटेरियल के लिए ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब ये हर एक मटेरियल के लिए फिक्स है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर और वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है बच्चों, ये किसी भी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। अरे समझ में आ रहा है क्या? सिर के ऊपर से तो नहीं जा रहा। अगर किसी के सिर के ऊपर से जा रहा है तो थोड़ी हाइट बढ़ाओ, ठीक है, सब हेड में घुसेगा। हाइट बढ़ाने का मतलब बेसिकली ये है कि अपना इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ाओ, अपना कॉमन सेंस थोड़ा यूज करो। ठीक है बच्चों, और वैसे इसमें समझ ना आने वाला कुछ है नहीं, तो ध्यान मत रखे, अपने दिमाग के घोड़े थोड़ा शांत रखो और ध्यान दो, सारी चीजें समझ में आएगी। बेटा कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें समझ में ना आए। ठीक है, ध्यान से देना। इधर 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 उधर क्या देख रहे हो? किस सोच में पड़ गए? दिमाग सबके पास है, तुम्हारे पास भी है, इसलिए ध्यान से देखो, इधर देखो। चलो अब बच्चों बात करते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी, ये जो रो है रेजिस्टिविटी, ये मेटल्स के लिए कम होती है। ठीक है बच्चों, ये मेटल्स के लिए कम होती है। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो अगर हमारे पास रेजिस्टेंस कम होगा यानी कि करंट ज्यादा जाएगा, और जो करंट ज्यादा अपने अंदर से पास होने देगा वही होता है कंडक्टर। यानी कि किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टिविटी को कम होना पड़ेगा। रेजिस्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, यानी कि करंट ज्यादा फ्लो करेगा, यानी कि वो अच्छे कंडक्टर होंगे। तो अगर बच्चों मेटल्स में रेजिस्टिविटी कम है तो दे आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स, वो कंडक्टर बोलते हैं उनको। ठीक है बच्चों, हम ये बात कर सकते हैं उनकी लिमिट्स भी होती है कि कितने से कितने तक एग्जिस्ट करती है। ठीक है बच्चों, लेकिन हम एज सच वो लिमिट्स याद नहीं रखनी, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि रेजिस्टिविटी मेटल्स के केस में कम होती है और इसीलिए वो कंडक्टर होते हैं, क्योंकि रेजिस्टिविटी कम होने की वजह से रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट जो होगा वो ज्यादा पास करेंगे, और जो करंट पास करते हैं दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। ठीक है बच्चों, और आप जब टेबल में देखोगे तो रेजिस्टिविटी जो सबसे कम गिवन है, सबसे कम, और वो सबसे टॉप पे गिवन है, सबसे कम होती है रेजिस्टिविटी सिल्वर के लिए, और रेजिस्टिविटी कम तो उतना ही अच्छा कंडक्टर। तो अगर सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। अरे बोलो, समझ में आ रहा है क्या? बोलो यस, बोलो यस, यस सर, बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, चलो अब बात करते हैं
अब बच्चों जो इंसुलेटर्स होते हैं, हमने कंडक्टर्स की बात की, अब थोड़ा सा इंसुलेटर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। बच्चों जो इंसुलेटर्स होते हैं, ये इंसुलेटर्स, इनके लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, और अगर रेजिस्टिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कैसा होगा, रेजिस्टिविटी कम होगी तो सॉरी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट बहुत कम होगा, या फिर हम मान लें कि रेजिस्टिविटी अगर बहुत ज्यादा हो गई तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया तो करंट लगभग लगभग जीरो के लगभग हो जाएगा, यानी कि वो मटेरियल कोई भी इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो अपने अंदर से कंडक्ट नहीं करेगा, और वो क्या बन जाएगा, बोलो 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 बोलो, इंसुलेटर्स। ठीक है बच्चों, वो इंसुलेटर बन जाएगा। और इंसुलेटर की जो रेजिस्टिविटी का ऑर्डर है, देखो 10 टू द पावर 12 टू 10 टू द पावर 17, अरे इतना ज्यादा, अरे बोलो समझ पा रहे हो क्या, इतना ज्यादा। ठीक है भाई, ऑब्वियस सी बात है, अगर इंसुलेटर है रेजिस्टिविटी ज्यादा होनी पड़ेगी, बोल क्या बोलता है, हाँ ठीक है। चल अब आगे देखते हैं बेटा, आगे हम क्या देखेंगे। अब देखो एक चीज देखो, अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा रेजिस्टिविटी ज्यादा, तो वो इंसुलेटर बन गया, और रेजिस्टिविटी कम रेजिस्टेंस कम, अच्छा कंडक्ट करेगा तो वो कंडक्टर बन गया। तो इसी तरीके से बच्चों हम रेजिस्टिविटी की यूनिट फाइंड करते हैं। चलो यूनिट बताओ रेजिस्टिविटी की क्या यूनिट होगी, चल खुद से ट्राई कर। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, अरे बोलो बोलो बोलो, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। लेंथ की यूनिट होती है मीटर, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। तो बताओ रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, इस L और A को इधर ले जाएंगे, रो इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, R इंटू ए बाय एल। तो बच्चों बताओ क्या होगा, रेजिस्टिविटी की यूनिट, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट मीटर, 1 मीटर से मीटर कट जाएगा, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या बन जाएगी, ओम मीटर। बोलो, अरे बोलो समझ में आ रहा है क्या, आना ही चाहिए, नहीं आया तो फिर चलो मुंह धो के आ सकते हो, वीडियो पॉज करो, मुंह धो के आओ अगर नींद आ रही है, समझ नहीं आ रहा तो, क्योंकि भाई पढ़ाया तो बिल्कुल भन्नाट तरीके से जा रहा है, जो बच्चा तुम्हारे अलावा जो भी वीडियो देख रहा है सबको सब समझ में आ रहा है। चलो अब बच्चों जब हम बात करते हैं कि हम दो मटेरियल्स को मिक्स करते हैं तो एलॉय बनते हैं, जैसे बच्चों आपने सुना होगा स्टील, स्टील भी एक अलॉय है, दो मेटल को मिक्स करके बना दिया क्या। ऐसे बच्चों अलग अलग मेटल्स को जब हम मिक्स कर देते हैं तो अलॉयज बनते हैं, और वो जो अलॉयज होते हैं, ये अलॉयज की प्रॉपर्टी होती है कि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, और उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है, उनकी रेजिस्टिविटी जिस मेटल से वो मिल के बने हैं उन मेटल से ज्यादा होती है। यानी कि इस अलॉय में जो मेटल पड़े हैं, मान लो हमने एल्यूमिनियम और कॉपर मिला के एक अलॉय बना दिया, तो उस अलॉय की जो रेजिस्टिविटी होगी वो एल्यूमिनियम और कॉपर से ज्यादा होगी। इसीलिए, और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने की वजह से वो जलते नहीं है, मतलब दे डू नॉट बर्न, यानी कि वो जलते नहीं है इजीली, हाई टेम्परेचर पे भी वो जलते नहीं है। इसीलिए बच्चों इन अलॉयज की इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं हीटिंग डिवाइसेस में, यानी कि जितनी भी हमारी हीटिंग डिवाइसेस होती है, फॉर एग्जांपल आयरन रॉड, ठीक है, और जो लॉन्ड्री वाले के पास जो आयरन होती है कपड़ों पे आयरन करने के लिए वो, या फिर हमारे जो हीटर्स होते हैं उन सब में हम अलॉयज का यूज करते हैं, क्योंकि वो इजीली हाई टेम्परेचर, उनका काम होता है हाई टेम्परेचर लेके आना, और हाई टेम्परेचर पे वो चीज जले ना, उससे बचाने के लिए हम अलॉय का यूज करते हैं, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है और ये आसानी से बर्न नहीं होते। और सिमिलरली बच्चों एक मटेरियल है टंगस्टन, आपने सुना भी होगा टंगस्टन के बारे में, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो बहुत जल्दी वीडियो डाल देंगे, उसमें पढ़ लेना जाके। ठीक है बच्चों, तो टंगस्टन होता है, उस टंगस्टन को बल्ब में यूज करते हैं, यानी कि बालक सोच, आइंस्टाइन जो सबसे पहले जिसने बल्ब का डिस्कवरी की, एडिसन ने, उस एडिसन ने क्या सोचा था कि एक दिन उसने जो डिस्कवरी की, इतना बड़ा आविष्कार किया, वो एक दिन इतना बड़ा रूप लेगा कि आज हर जगह बल्ब्स वगैरह का यूज होता है, लाइट अंधेरे में जीना सिखा गया वो बंदा। ठीक है, तो दिमाग सबके पास है और कौन किस डायरेक्शन में यूज करता है उस पर डिपेंड करता है। तो भाई तू तो इधर आ जा, ठीक है, उसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले इधर बात करते हैं, वो हम जो काउंसलिंग सेशन लेंगे उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो बच्चों जो बल्ब का टंगस्टन है वो टंगस्टन हम बल्ब में यूज करते हैं, यानी कि बल्ब का जो फिलामेंट है, ये बच्चों हो गया बल्ब, ये हो गया उसका होल्डर,
ठीक है बच्चों। और बल्ब के अंदर तुमने देखा होगा कैसे करके स्पाइरल स्पाइरल स्पाइरल, वो होता है उसका फिलामेंट, और ये बना होता है टंगस्टन का। तो जैसे ही बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी जाती है, ये टंगस्टन बहुत ज्यादा हीट होता है और उस हीटिंग की वजह से ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि लाइट एमिट करता है, और हम बोलते हैं अरे लाइट आ गई, चलो चलो क्या मजा आ गया, सारा अंधेरा दूर हो गया। तो बच्चों इस हीटिंग इफेक्ट के बारे में हम और ज्यादा बात करेंगे, वो लास्ट में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसमें बात करेंगे। ठीक है बच्चों। अब सिल्वर जो है वो बहुत महंगा होता है, सिल्वर की कॉस्ट बहुत ज्यादा, आपने पता ही होगा आपको कि सोना चांदी बहुत महंगे होते हैं, इसीलिए हम जो अपने हाउस होल्ड वायर हैं उनमें सिल्वर का यूज नहीं करते, क्योंकि भाई सिल्वर बहुत महंगा है, सिल्वर के तार जो लगवा लेगा भाई वो पक्का शहंशाह होगा, यानी कि अपने बस की तो बात है नहीं। अब सिल्वर के नीचे जो दो मेटल्स आते हैं वो आते हैं, एक आता है कॉपर, एक आता है एल्यूमिनियम, और यही वो दो मटेरियल है जिन मटेरियल से हमारे हाउस होल्ड के वायर्स बने होते हैं, यानी कि हमारे जो घर के चारों तरफ जो वायर्स हैं, जो भी हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग हो रखी है, उनमें जो वायर यूज होती है वो होती है कॉपर एंड एल्यूमिनियम की, क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम आर चीपर देन सिल्वर। तो अगर रेजिस्टिविटी के टेबल में आप देखोगे तो सिल्वर के नीचे कॉपर और एल्यूमिनियम गिवन है। ठीक है बच्चों। अब हमने इतना सारा रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया, रेजिस्टेंस को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, रेजिस्टेंस ने अपने बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की फैमिली के बारे में। अब हमने पूछा रेजिस्टेंस से कि चलो अपनी फैमिली के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दो, तो रेजिस्टेंस ने बोला कि भाई मेरी फैमिली में समझने के लिए आपको दो चीजें पढ़नी पड़ेगी, यानी कि रेजिस्टेंस की जो फैमिली है उसमें बहुत सारे मेंबर हो सकते हैं एक ही टाइम पे, और सबका रिश्ता जो है वो अलग अलग हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो फैमिली को मैनेज कैसे किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन यानी कि रेजिस्टेंस की फैमिली, इसके बारे में बात कर देते हैं। आप देखो समझते हैं कैसे कैसे क्या क्या होगा। ठीक है, रेजिस्टर्स कॉम्बिनेशन या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स भी इसको बोला जा सकता है। अब रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन देखो बच्चों, उसने बताया कि भाई हमारे यहाँ दो तरीके के परिवार मिलते हैं, दो तरीके के परिवार मिलते हैं। एक परिवार होता है सीरीज कॉम्बिनेशन वाला, जिसमें सब लोग सीरीज में बैठे होते हैं यानी कि लाइन लगा के। दूसरा होता है भैया हमारे यहाँ पैरेलल वाला, जिसमें सारे लोग बराबर बराबर बैठे होते हैं यानी कि पैरेलल बैठे होते हैं। अब भाई हमने समझने की कोशिश की भाई ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्या, तो इधर देखो ध्यान से देखो, सब समझ में आएगा। जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें एंड टू एंड कनेक्शन है, मतलब कि एक रेजिस्टेंस अगर ये है तो वो दूसरे से जुड़ा होगा, फिर इन दोनों का एक सिरा कॉमन है। देखो अगर ये रेजिस्टेंस नंबर R1 है और ये R2 है, तो R1 का एक एंड R2 से जुड़ा है, फिर R2 का एक एंड यहाँ पर R3 से जुड़ा है। इस तरीके से इनका एक एंड कॉमन है यानी कि एंड टू एंड कनेक्शन है, और इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और इन रेजिस्टेंस को मान लो हमने लगा दिया एक बैटरी से हमने इसको जोड़ दिया, और इस बैटरी का पोटेंशियल है कैपिटल V। अब जो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में होता है कि बोथ एंड्स आर कॉमन, यानी कि बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन पे जहां पे रेजिस्टेंस की फैमिली के मेंबर एक एक हाथ पकड़ के बैठते हैं, वहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों हाथ पकड़ के बैठते हैं। कैसे, मान लो कि ये रेजिस्टेंस जो है वो R1 है, ये हमने रखा R1, फिर हमने ये दूसरा रेजिस्टेंस रखा, ये रखा R2, फिर हमने ये तीसरा रेजिस्टेंस रखा, मान लीजिए ये होगा R3। अब आप अगर इनको देखेंगे तो इनके जो दोनों एंड्स हैं वो दोनों एंड्स बिल्कुल कॉमन है। देखो R1 के दोनों एंड्स इन पॉइंट्स पे आके मिल रहे हैं, R2 के दोनों एंड्स इन पॉइंट्स पे आकर मिल रहे हैं, और R3 के भी दोनों एंड्स इन पॉइंट्स पे आकर मिल रहे हैं। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन है जिसमें दोनों एंड्स कॉमन है, और जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो वाला कॉम्बिनेशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एंड कॉमन है। ठीक है बच्चों। अब इसका इन्होंने एक नियम बना दिया कि हमारे यहाँ जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, जो R टोटल ऑफ द सर्किट यानी कि टोटल रेजिस्टेंस होगा, वो सबको ऐड करने पे आंसर मिल जाएगा। यानी कि हमने एक एक हाथ पकड़ के रखा है, यानी कि इनका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब भाई ये वाले जो पैरेलल वाले थे ये लोग थोड़े टेढ़े थे, और इन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पर जो R टोटल होगा वो होगा 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, अगर इसमें आगे और भी पॉसिबल होते तो बच्चों सबसे पहली चीज ये याद रख लेना, दिमाग में फिट कर लेना कि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस का जो नेट रेजिस्टेंस होता है R टोटल, वो ऐसे फाइंड किया जाता है, और जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें R टोटल डायरेक्ट एडिशन से फॉलो
किया जाता है। तो भाई ये आ गया हमारा, ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा स्टार, ये आ गया हमारा स्टार, यानी कि ये चीज हमको याद रखनी है। तो बच्चों ऐसा याद रखने का कोई बहुत ज्यादा स्टार आएंगे नहीं, बहुत कम स्टार है। और मैं जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करने बैठेंगे तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि ये स्टार भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम उसी चीज को कैरी फॉरवर्ड करते हैं जो हम अभी पढ़ रहे थे। इस साइड था कौन सा कॉम्बिनेशन, इस साइड सीरीज कॉम्बिनेशन था, और इस साइड कौन सा कॉम्बिनेशन था, अरे बोलो 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 बोलो, इस साइड था पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, हम दो तरह के परिवारों की बात कर रहे हैं, सीरीज वाले और पैरेलल वाले। तो बच्चों इस वाले में कुछ डायग्राम जो था वो ऐसा था, R1 R2 R3, 3 रेजिस्टेंस हमने सीरीज में बनाए हैं, और यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी, यानी कि हमने लगा दिया सोर्स, और इस सोर्स का वोल्टेज है V। अब बच्चों होगा क्या, ये मान लीजिए R1 रेजिस्टेंस है, ये मान लीजिए R2 रेजिस्टेंस है, ये मान लीजिए R3 रेजिस्टेंस है। अब बच्चों ध्यान से सुनना, इस सीरीज वाली फैमिली में 3 मेंबर है, R1 R2 R3, और उनका जो वोल्टेज है टोटल, उनके पास खाना खाने के लिए कितनी एनर्जी है, वोल्टेज V। अब ये तीनों लोग क्या करेंगे, ये तीनों लोग आपस में इस V को बांटेंगे, इस V को बांटेंगे, यानी कि उनके घर में जो खाना रखा है, छोटे से बड़े तक सारे आदमी खाते हैं, इसी तरीके से वो खाएंगे। लेकिन सीरीज में ध्यान रखना, सीरीज में एक हिरार्की होती है, एक प्रॉपर ऑर्डर होता है कि जो सबसे बड़ा होगा उसको सबसे ज्यादा खाने को दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, ये चीज याद रखना। अब मान लो, अभी तक हमें कोई छोटे बड़े की बात नहीं कर रहे हैं, जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। मान लीजिए इस V में से V1 खाया इसने, यानी कि R1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V1, R2 ने खाया V2, और R3 ने खाया V3, और तीनों ने मिलके थोड़ा थोड़ा पोटेंशियल खा लिया और इस V को खत्म कर दिया, यानी कि टोटल खाना किसके इक्वल होगा, V के इक्वल। तो हम बोल सकते हैं कि कैपिटल V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि टोटल पोटेंशियल जो होगा वो इन तीनों के अक्रॉस जो इन्होंने थोड़ा थोड़ा पोटेंशियल खाया, यानी कि इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ उसका सम होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यानी कि अगर हम यहां पर वीर अप्लाई कर दें, यानी कि ओम्स लॉ, तो देखो क्या देखेंगे, कैपिटल V विल बी इक्वल टू, अब बच्चों अगर रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल है, तो कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा, इसको हम मान लेते हैं आई नेट, यानी कि कुछ ना कुछ नेट करंट फ्लो करेगा, जो सारे रेजिस्टेंस के थ्रू वही करंट पास होगा, क्योंकि करंट के पास एक ही रास्ता है जाने के लिए और उसे इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। एक बात बच्चों ये याद रख लेना कि ये आई नेट जो होता है हमेशा किसी भी सर्किट का फिक्स होता है जब तक रेजिस्टेंस चेंज ना हो या वोल्टेज चेंज ना हो, यानी कि आई नेट एक बार जो सेट होगा इस सर्किट में वो फिक्स रहेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, V फॉर वोल्टेज यानी कि कैपिटल V इज इक्वल टू आई मतलब आई नेट, और यहाँ पर R क्या होगा हमारा, R होगा R टोटल, और R टोटल अभी हमने पीछे सीरीज में बात की थी कि क्या होगा, सीरीज के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि V विल बी इक्वल टू आई नेट इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। तो ये तो हुआ हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, एक बार देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लीजिए ये था R1, ये था R2, और ये था थर्ड रेजिस्टेंस R3, और तीनों का ये एंड हो गया, ये भी एंड हो गया था कॉमन, यानी कि इनके दोनों एंड हो गए थे कॉमन। मान लीजिए इसमें भी हमने वोल्टेज लगाई है V, दिस इज R3। अब बच्चों इसमें क्या होगा, इस पैरेलल वाली कॉम्बिनेशन वाली जो फैमिली है, ये लोग ये बोलते हैं कि भाई हमारी फैमिली में कोई छोटा बड़ा नहीं है, हमने सबको बराबर रखा है, हमारे संविधान के अनुसार सबको बराबर बराबर खाने को मिलेगा, और जितना हमारे पास टोटल है वही सबको बराबर बराबर खाने को मिलेगा। अच्छा भाई, ये बड़ी अच्छी बात बता दी इन्होंने। इसका मतलब पैरेलल में जितने भी रेजिस्टेंस है उनके अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहता है। अब इनके जो टर्मिनल जुड़े हैं बैटरी से, यानी कि बैटरी का जो पोटेंशियल होगा वही इनके अक्रॉस पोटेंशियल ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि R1 का जो पोटेंशियल होगा वो भी V होगा, R2 का जो पोटेंशियल होगा वो भी V होगा, और R3 का जो पोटेंशियल होगा वो भी V होगा, यानी कि सबके अक्रॉस पोटेंशियल जो है वो सेम है। हम लिख सकते हैं सबके अक्रॉस पोटेंशियल इज सेम।
बच्चों ध्यान देना, बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। जब हम इसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, मैं एक एक न्यूमेरिकल को करने की तीन तीन चीजें बताऊंगा। पहले ही बता रहा हूं, तीन तीन तरीकों से हम सोल्व कर सकते हैं। एक वो तरीका होगा जिसे संघर्ष कहते हैं, जो बच्चे स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, जो स्कूल वाली छोटी टीचर उन्हें सिखाती है। लेकिन हम जो सिखाएंगे वो बहुत हाई लेवल की चीजें बात करेंगे, और बिल्कुल बहुत बेसिक से कंसेप्ट से। जैसे हमने मोशन के न्यूमेरिकल सोल्व किए बिना फॉर्मूला यूज किए, ऐसे ही हम रेजिस्टेंस के सर्किट के क्वेश्चन करेंगे बिना फॉर्मूला यूज किए, ठीक है, गारंटीड। और अगर आपने मोशन की वीडियो नहीं देखी 9th क्लास की, एक बार देख लेना, उसमें हमने बिना इक्वेशन ऑफ मोशन के सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो सोल्व किए। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं वापस इधर वापस इधर। भाई 9th बीत गई, थोड़ी देर बाद देख लेना, इस चैप्टर के खत्म होते ही देख लेना मोशन, अगर ज्यादा मन हो रहा तो भाई इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें भी एक आई नेट तो सेट होगा, मेन सर्किट में एक आई नेट होगा। लेकिन जैसे ये आई नेट आगे बढ़ा तो इस आई नेट के पास जाने के लिए तीन रास्ते हैं, और तीनों रास्तों से थोड़ा थोड़ा करंट जाएगा, यानी कि करंट डिवाइड होगा। मान लीजिए इस वाले में गया I1, इस वाले में गया I2, इस वाले में गया I3। अब कब कब कितना कितना करंट जाएगा ये हम क्वेश्चन के माध्यम से बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना डिस्कस करते हैं कि करंट जब यहाँ पे पहुंचा, करंट के पास तीन रास्ते थे, तीनों रास्तों में अलग अलग आया, और वापस से फिर वो तीनों मिलकर वापस से क्या बन गए, आई नेट। यानी कि बच्चों बैटरी के अंदर जो करंट आएगा वो फिक्स होके आएगा, और बैटरी से जो निकलेगा वो भी फिक्स निकलेगा। यानी कि बैटरी में आई नेट आया, आई नेट निकला, बैटरी को कुछ नहीं पता कि बाद में करंट क्या गेम खेल रहा है, कहाँ कहाँ घूम फिर के आ रहा है, R1 के थ्रू, R2 के थ्रू, R3 के थ्रू। यानी कि करंट तो बड़ा चालाक है भाई, जैसे ही अलग अलग रास्ते जाने के लिए मिले, अलग अलग रास्तों में बढ़ जाएगा। तो इस वाले केस में आई नेट जो होगा, दैट आई नेट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अरे बोल बेटा बोल बेटा बोल बेटा, समझ में आ रहा है क्या? बोलो यस, बोलो यस, जोर से बोलो यस। चलो अब हम बच्चों बात करेंगे इनके क्वेश्चंस के थ्रू। अब हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझेंगे, और ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ऐसे भी तरीके होंगे कि आपको पेन और पेपर यूज ना करना पड़े और आराम से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाए। चलो बच्चों एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, और पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं सीरीज वाले के बारे में। सीरीज का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है एक सीरीज में, तीन रेजिस्टेंस है, और मान लीजिए उनको लगाया गया 20 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, जो एक बैटरी से लगा दिया, इस बैटरी की वोल्टेज है मान लो 20 वोल्ट, और जो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है 5 ओम, दिस इज 5 ओम, दिस इज 3 ओम, दिस इज 2 ओम। बच्चों ये तीन रेजिस्टेंस है और इनको 20 वोल्ट की बैटरी से लगा दिया गया। तो बच्चों जब सीरीज कॉम्बिनेशन हम पढ़ रहे थे, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने आपको ये बताया था कि जब सीरीज रेजिस्टेंस की फैमिली होगी, तो सीरीज वाली फैमिली ये बोलती है कि हमारे यहाँ लाइन में बैठा के सबको थोड़ा थोड़ा खाने को दिया जाता है, और जो बड़ा होगा वो ज़्यादा खाएगा, जो छोटा होगा वो कम खाएगा। अब हम मान लेते हैं कि इस 5 ओम ने कितना खाया, 5 ओम ने, मान लीजिए 5 ओम ने खाया V1, मान लीजिए इस 5 ओम ने खाया V1, इस 3 ओम ने खाया V2, और इस 2 ओम ने खाया V3। मान लीजिए बच्चों इन्होंने इतना इतना खाया। अब टोटल इन्हें मिला के ये खत्म करना है 20 वोल्ट, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि V1 प्लस V2 प्लस V3 शुड बी इक्वल टू 20 वोल्ट। ये 20 वोल्ट होना चाहिए। अब हमें ये सारी चीज़ें पता करनी है कि इसने कितना खाया, इसने कितना खाया, इसने कितना खाया, और इस सर्किट में ओवरऑल जो आई नेट आया होगा, आई नेट यानी कि टोटल करंट जो इस सर्किट में स्टैब्लिश हुआ वो कितना हुआ होगा। तो हमें ये पता लगाना है कि सर्किट में करंट कितना है, 5 ओम के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 3 ओम के थ्रू कितना है, 2 ओम के थ्रू कितना है। तो इसे पता लगाने के लिए वैसे तो कई सारे तरीके हो सकते हैं, देखो हम कई सारे तरीकों की अब बात करेंगे। ठीक है बच्चों, पहले मैं बताता हूँ आपको सबसे स्टैंडर्ड तरीका जो मैक्सिमम लोग करते हैं, मैक्सिमम लोग इसी तरीके से करते हैं। चलो आओ देखो, इसमें सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है कि आर नेट टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो बच्चों अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो कितना होगा, टोटल सम इनका 5 ओम प्लस 3 ओम प्लस 2 ओम, 5 ओम प्लस 3 ओम प्लस 2 ओम, तो कितना हो जाएगा 10 ओम। अब हमारे पास आर टोटल आ गया, हमारे पास टोटल वोल्टेज हमें पता है कि 20 वोल्ट है, तो क्या हम आई नेट निकाल सकते हैं, वीर अप्लाई कर देंगे, वीर। ठीक है, वीर को अप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वोल्टेज 20, ये आई यानी कि आई नेट हमें निकालना है इनटू आर नेट। और आर नेट की वैल्यू कितनी है बच्चों, आर नेट की वैल्यू है 10,
तो हम निकाल सकते हैं आई नेट इज इक्वल टू आर नेट, यानी कि 10 सॉरी वी, ये आर नेट इधर चला जाएगा तो अपोन में आ जाएगा, यानी कि 20/10, तो ये आ जाएगा बच्चों 10 to the 20, यानी कि 2 एम्पियर। यानी कि इस सर्किट में जो आई नेट की वैल्यू आ रही है वो आई नेट आ रहा है 2 एम्पियर, यानी कि इस सर्किट में 2 एम्पियर का जो करंट होगा वो स्टैब्लिश हो जाएगा। ये आ गया आई नेट 2 एम्पियर। अब बच्चों यहाँ पे तो करंट के पास रास्ते तो है नहीं जाने के लिए, यानी कि करंट को इसी सब में से होकर गुजरना पड़ेगा, यानी कि ये 2 एम्पियर यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी 2 एम्पियर जाएगा, यहाँ से भी 2 एम्पियर जाएगा, हर जगह से 2 एम्पियर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि और कोई रास्ता है ही नहीं, एक ही रास्ता है। तो बच्चों क्या करेंगे हम, देखो अब इसने कितना खाना खाया ये कैसे पता लगाएंगे, यानी कि इसने कितनी वोल्टेज खाई, तो आपको पता है कि V होता है V इज इक्वल टू आई आर। अगर हमें ये V1 पता लगाना है, V1 पता लगाना है, तो इस अगर हमें इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप पता लगाना है कि इसने कितना करंट खाया, यानी कि वोल्टेज, तो हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर लगाएंगे। V इज इक्वल टू आई आर का मतलब कि इसका वोल्टेज फाइंड करने के लिए, यानी कि V1 फाइंड करने के लिए हमें इसके थ्रू पास होने वाला करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस, इसके थ्रू कितना करंट पास हो रहा है 2 एम्पियर, जो कि हमारा आई नेट भी है, क्योंकि करंट कोई डिवाइड नहीं हो रहा, करंट के पास एक ही रास्ता, उसी में से करंट जा रहा है, ठीक है। करंट के पास हमने सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, बस एक ही रास्ता है, हमने करंट को सीधा सीधा बोल दिया कि भाई तेरे पास यही रास्ता है। तो चलो बताओ V1 कितना आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू आई कितना है, आई नेट के बराबर, यानी कि 2 इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना है 5, तो V1 कितना आ गया 5 to the 10, यानी कि इसने कितना खाया 10 वोल्ट 20 में से, यानी कि 20 में से 10 वोल्ट किसने खा लिया 5 ओम ने। अब ऐसे ही सिमिलरली हम बात करते हैं V2 की, यानी कि 3 ओम वाले की, तो उसका रेजिस्टेंस इंटू उसका करंट, उसका रेजिस्टेंस इंटू उसका करंट कैसे करेंगे, इसका रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम इंटू इसका करंट कितना है अगेन 2 एम्पियर, 3 to the 6, यानी कि आ जाएगा 6 वोल्ट, यानी कि V2 हमारा कितना आ गया, V2 हमारा आ गया 6 वोल्ट, ये आ गया हमारा 6 वोल्ट, V1 हमारा आ गया 10 वोल्ट। अब बच्चों V3 की भी कुछ वैल्यू आएगी और वो वैल्यू ऐसी होगी जो 20 वोल्ट के इक्वल हो जाए। ऑलरेडी 16 वोल्ट ये खा चुके हैं, बचा हुआ 4 वोल्ट ये खा लेगा, यानी कि आंसर तो हमारा आ गया। फिर भी हम V3 एक बार सोल्व करके देखते हैं। V3 इज इक्वल टू इसका करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस, यानी कि 2 इंटू 2, यानी कि 4 वोल्ट। अब आप देख सकते हैं, यानी कि 4 वोल्ट आ गया, और 10 + 6 + 4 इज इक्वल टू 20। तो इस तरीके से हमने पता लगा लिया कि इस सर्किट में फ्लो होने वाला नेट करंट और इस सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस है उनके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। आपको अब देख के ये भी समझ में आ गया होगा कि देखो ये जो 5 ओम है ये सबसे बड़ा है, और ये V1 की वैल्यू भी सबसे ज़्यादा है, यानी कि 10 वोल्ट, यानी कि जो सबसे बड़ा है वो सबसे ज़्यादा खाना खाएगा, और जो सबसे छोटा है 2 ओम यानी कि V3 ये सबसे कम है 4 वोल्ट, यानी कि ये सबसे कम। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ ऐसी सेटिंग होने वाली है कि जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे ज़्यादा खाना खाएगा, और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे कम खाना खाएगा। अब चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे देखो बच्चों, जब सीरीज रेजिस्टेंस में ये चीज़ हमने याद रख ली कि जब भी सीरीज रेजिस्टेंस में कोई रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हो तो जो बड़े वाला होगा वो ज़्यादा खाएगा और जो छोटे वाला होगा वो कम खाएगा। उदाहरण के तौर पे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और एक और एग्जांपल में देखना इधर, मान लीजिए हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है, और ये 2 रेजिस्टेंस, पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5 ओम और दूसरे वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू है 15 ओम, ठीक है बच्चों 15 ओम, और मान लीजिए इनके अक्रॉस वोल्टेज लगी है 80 वोल्ट, ठीक है बच्चों। और हमें ये पता लगाना है कि इस 5 ओम में कितनी वोल्टेज खाई इसने, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, और एक हमें पता लगाना है कि आई नेट कितना होगा, आई नेट, ये भी हमें फाइंड करना है, 2 चीज़ें। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं एक बहुत अच्छी ट्रिक से आपको बताऊंगा, ध्यान रख लेना। हमें एक बात पता चली थी, हमें ये बात पता चल चुकी है कि जो बड़ा होगा वो ज़्यादा खाएगा, जो छोटा होगा वो कम खाएगा, और कौन कितना खाएगा वो देखो कैसे पता चलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, 5 और 15 का रेशियो कितना है? ये रेशियो आता है 1:3, ठीक है। इन्हें टोटल 80 वोल्ट खाना है, और ये जो है ये 15 ओम जो है इसके 3 गुना है, यानी कि ये 15 ओम जो है 3 गुना ज़्यादा वोल्टेज खाएगा 5 वाले से, क्योंकि जो जितना बड़ा वो उतना ज़्यादा वोल्टेज खाएगा।
इसका मतलब ये अगर इनकी रेशियो 3:1 है, यानी कि हम इस 80 वोल्ट को टोटल 4 पार्ट्स करेंगे और इन 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स 15 वाले के पास जाएंगे और एक पार्ट 5 वाले के पास। छोटा वाला कम खाएगा, बड़ा वाला ज़्यादा खाएगा। कैसे? इसके 4 पार्ट करेंगे तो एक पार्ट कितने का आ गया? 20 वोल्ट। 20 वोल्ट आ गया एक पार्ट, ठीक है। अब यानी कि जो 5 ओम वाला है वो एक पार्ट खा रहा है, एक पार्ट खा रहा है, इसका मतलब 20 वोल्ट खा रहा है। ये 15 ओम 3 पार्ट्स खा रहा है, 3 पार्ट्स मतलब 20 इंटू 3, एक पार्ट 20 वोल्ट का है, यानी कि 60 वोल्ट। ठीक है बच्चों, यानी कि हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ गया कि ये जो वोल्टेज होगी 5 ओम वाले रेजिस्टेंस की वो हो जाएगी कितनी? 20 वोल्ट। और जो वोल्टेज होगी 15 ओम वाले की वो कितनी हो जाएगी? 60 वोल्ट। अब इनका रेशियो देखोगे तो बच्चों रेशियो कितना आ रहा है? 1:3। जो इनके रेजिस्टेंस का रेशियो है वही इनके पोटेंशियल का रेशियो है, यानी कि पोटेंशियल भी उन्हीं की रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। अब बच्चों देखो, इस क्वेश्चन में हमने आर नेट फाइंड नहीं किया, आई नेट फाइंड नहीं किया, कुछ फाइंड नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारा पोटेंशियल ड्रॉप आ गया, तो ये हो गया हमारा शॉर्ट ट्रिक। अब चलो आई नेट भी फाइंड कर लेते हैं बिना आर नेट फाइंड किए हुए। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अब आर नेट फाइंड करना है तो अब तो आई नेट फाइंड करना ही पड़ेगा, सॉरी आई नेट फाइंड करना है तो आर नेट तो निकालना ही पड़ेगा, फिर भी हमारा टोटल नहीं निकालेंगे। देखो कैसे, अगर हमें इसका पोटेंशियल ड्रॉप पता चल गया, हमने 5 ओम वाले को रेजिस्टेंस को उठा लिया, 5 ओम वाले रेजिस्टेंस को, 5 ओम, इसका वोल्टेज हमें पता चल गया, इसका वोल्टेज हमने निकाल लिया, अभी फाइंड किया 20 वोल्ट। ठीक है बच्चों, और इसका रेजिस्टेंस भी हमें पता है कितना? 5 ओम, यानी कि हम I निकाल सकते हैं, I विल बी V/R, यानी कि इसकी वोल्टेज 20 डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस यानी कि 5, यानी कि करंट कितना आ गया? 5 एम्पियर। हमें ये 4 एम्पियर। हमें ये पता चल गया कि इस 5 ओम के थ्रू करंट कितना आने वाला है? 4 एम्पियर। अब बच्चों ध्यान से देखो, सीरीज वाले सर्किट में करंट के पास एक ही रास्ता है जाने के लिए, इसका मतलब इसके पास और कोई रास्ता नहीं है। इसका मतलब जो करंट यहाँ पे होगी वही यहाँ पे होगी, वही यहाँ पे होगी, यानी कि सारी 4 एम्पियर 4 एम्पियर 4 एम्पियर। इसका मतलब जो इस 5 ओम रेजिस्टेंस की जो करंट थी वो अपने आप में क्या है? आई नेट। इसका मतलब आई नेट आ गया कितना? 4 एम्पियर। अरे समझ में आया क्या? बोलो 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 भाई। इसका मतलब हमें कोई कुछ ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ी, ना हमने आर नेट निकालना, ना कुछ ज़्यादा फॉर्मूला पुट किया, सिंपल सा रेशियो कर दिया और उसी रेशियो के हिसाब से हमारा करंट आ गया और हमारी वोल्टेज भी आ गई। तो बच्चों इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड आप 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम डील कर लेते हैं, उसमें भी मैं आपको किस चीज़ की बात बताऊंगा, उसमें भी मैं आपको ट्रिक की बात बताऊंगा कि इसमें ट्रिक कैसे अप्लाई करनी है। अगला क्वेश्चन जो हम लेंगे वो हम सीरीज कॉम्बिनेशन का ले लेते हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन में देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसी कोई ट्रिक है कि नहीं है। बच्चों ट्रिक तो बिल्कुल है। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, 1 2 3, और हमने उसे किसी बैटरी से लगा रखा है जिसकी वोल्टेज है कितनी? जिसकी वोल्टेज मान लीजिए गिवन है 36 वोल्ट। 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में, मान लीजिए ऊपर वाला है 3 ओम, बीच वाला है 9 ओम और सबसे नीचे वाला है 18 ओम। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या क्या पूछा है? आई नेट पूछा है। और जब ये आई नेट, आपको पता है कि आई नेट आगे जाके डिवाइड होता है, जब उसके पास अलग अलग रास्ते जाने के डिवाइड होंगे तो वो उन रास्तों में डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए इसमें 3 ओम में गया I1, 9 ओम में गया I2 और 18 ओम में गया I3, और हमें ये I1 I2 I3 भी बताने की कितना कितना करंट किसी एक ब्रांच में फ्लो कर रहा है। चलिए एक बार ट्राई करते हैं। जो आम बच्चे होंगे यानी कि जो संघर्ष होंगे, संघर्ष वाले बच्चे क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? पैरेलल वाले के लिए आर नेट निकालेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे 1/R नेट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R3 निकाल देंगे, फिर आर नेट यहाँ से निकलेगा, आर नेट यहाँ से आ जाएगा आपके पास। जब आप इसको सोल्व करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपके पास यहाँ से आर नेट आ जाएगा और आर नेट की वैल्यू होगी 2 ओम। अच्छा करके बता देता हूँ, नहीं समझ में आया तो देख ले। देखो बच्चों, जिसको नहीं समझ में आया वो देख लो। 1/R नेट इज इक्वल टू 1/R1 यानी कि 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/18, और अगर एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 18, यहाँ पे आ जाएगा कितना? 9। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/R नेट के इक्वल आ गया ये, यानी कि आर नेट कितना हो जाएगा? आर नेट विल बी 2 ओम।
और बच्चों अगर ये आर नेट अब 2 ओम हो गया, अगर ये आर नेट 2 ओम हो गया तो इसका मतलब इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, इन तीनों कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, इन तीनों कॉम्बिनेशन का तीनों का टोटल रेजिस्टेंस मिला के हो गया 2 ओम। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो संघर्ष वाले बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, अब इस 2 ओम से वीर की इक्वेशन अप्लाई करेंगे, V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज तुम्हारे पास 36 तुम्हें गिवन है, आई नेट तुम्हें पता करना है, इंटू आर, आर कितना है 2, तो आई नेट विल बी 36/2, दैट मीन्स 18 एम्पियर। ठीक है, यानी कि वो इतना संघर्ष करने के बाद सिर्फ और सिर्फ ये पता लगा पाएंगे कि आई नेट 18 एम्पियर है। फिर I1 I2 I3 इसमें दिक्कत आ जाएगी। अरे बोलो, चलो सीधी सी चीज़ बता देता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से बता देता हूँ। चलिए हम बात करते हैं अपनी ट्रिक की। बच्चों एक चीज़ जो पैरेलल वाली फैमिली की खासियत क्या थी बताओ, पैरेलल वाली फैमिली ने क्या बोला था कि हमारे लिए सब बराबर है और हम सब में बराबर बराबर पोटेंशियल देते हैं, और अगर बराबर बराबर पोटेंशियल देंगे यानी कि इन तीनों के जो टर्मिनल है वो बैटरी से ज्वाइंट है, यानी कि यहाँ पे ये तीनों बैटरी से ज्वाइन है, तीनों की दोनों आर्म्स बैटरी से ज्वाइन है, तीनों पैरेलल में है, यानी कि तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो 36 वोल्ट होगा। इसके अक्रॉस भी 36, इसके अक्रॉस भी 36। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले तीनों का करंट फाइंड कर देंगे, यानी कि 4I1 4 3 ओम, 3 ओम रेजिस्टेंस के लिए बताओ, अगर हम V इक्वल टू आई आर वीर लगा देंगे, यानी कि इसका वोल्टेज कितना है 36, सबका 36 है, इनटू इसका करंट हमें फाइंड करना है और इसका रेजिस्टेंस 3 ओम, यानी कि I विल बी 36/3 यानी कि 12 एम्पियर। ठीक है बच्चों, यानी कि I1 की वैल्यू कितनी आ गई, I1 की वैल्यू आ गई 12 एम्पियर। चलो अब 4 9 ओम कर लेते हैं। 9 ओम के लिए भी हम वीर लगा देंगे, यानी कि उसका वोल्टेज इज इक्वल टू उसका करंट इंटू उसका रेजिस्टेंस, वोल्टेज कितना है 36 इज इक्वल टू आई इंटू रेजिस्टेंस कितना है 9, यानी कि 9, तो इसके लिए भी बताओ आई कितना आ जाएगा 4 एम्पियर। सिमिलरली 18 ओम वाले के लिए, यानी कि हमारी I2 की वैल्यू आ गई 4 एम्पियर, सिमिलरली हम 18 ओम वाले के लिए कर देंगे, 18 ओम वाले के लिए भी हम वीर अप्लाई करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि 36 इज इक्वल टू I3 इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना है 18, यानी कि I3 की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर। अब बच्चों अगर हमें ये तीनों करंट मिल गए, I1 मिल गया 12 एम्पियर, I2 मिल गया 4 एम्पियर, I3 मिल गया 2 एम्पियर, अब ये तीनों यहाँ पे करंट डिवाइड हुआ था और हमें पता है कि I टोटल जो है, I टोटल भाई यहाँ से टोटल करंट आ रहा था वही तो डिवाइड हुआ था, यानी कि जो करंट डिवाइड हुआ था हम I1 I2 I3 को जो टोटल ऐड कर देंगे तो वो किसके बराबर होगा, I नेट के। तो I टोटल कितना हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, दैट मीन्स 18 एम्पियर। देखो, और यही आंसर हमारा पहले भी आया था जब हमने इतना बड़ा संघर्ष किया था, लेकिन इतना बड़ा संघर्ष करने के बाद भी हमें क्या पता नहीं चला, हमें ये पता नहीं चला था कि I1 कितना होगा, I2 कितना होगा, I3 कितना होगा, ये हमें इस तरीके से पता चल गया और ये हमने सोल्व कर दिया, यानी कि हमारा I1 I2 I3 भी आ गया, I टोटल भी आ गया, बात खत्म, क्वेश्चन सोल्व। ठीक है बच्चों, अब इस चीज़ को मैं और इजी कर देता हूँ आपके लिए कि आपको कुछ करना ही नहीं है, सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि ये एक क्वेश्चन गिवन है और वो क्वेश्चन में ये बोला गया है, उस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि भाई हमारे पास 2 रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, 2 रेजिस्टेंस है और उन्हें एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है, और वो बैटरी कितने वोल्ट की है, मान लीजिए वो है 20 वोल्ट। ठीक है बच्चों, मान लीजिए वो 20 वोल्ट की है और इसमें रेजिस्टेंस है एक 5 ओम, एक 20 ओम। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे अच्छा, जब भी 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में आ जाए तो हमेशा याद रखना बच्चों, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा यानी कि वो ज्यादा रुकावट पैदा करेगा, यानी कि कम करंट जाएगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसके थ्रू करंट कैसा जाएगा, करंट ज्यादा जाएगा। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब पहले इसका आर नेट निकाल देते हैं। चलो एक बार आर नेट निकालो, 1/R नेट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि 1/R नेट विल बी इक्वल टू 1/R1 यानी कि 1/5 प्लस 1/20। इन दोनों को जब सोल्व कर देंगे तो 1/R नेट विल बी इक्वल टू, इनका एलसीएम ले लेंगे तो 4 + 1 यानी कि 5/20 यानी कि 1/4, देयरफॉर आर नेट विल बी इक्वल टू 4 ओम।
आर नेट विल बी 4 ओम। अगर आर नेट 4 ओम आ गया और इससे हमें क्या पता लगाना है, चलो एक बार आई नेट पता कर लेते हैं। V इज इक्वल टू आई इंटू आर लगा देंगे, यानी कि आर नेट, और यहाँ पे हमारा करंट भी कैसा आ जाएगा, नेट। वोल्टेज कितना है 20 इज इक्वल टू आई नेट इंटू आर नेट कितना है 4, तो यहाँ से आई नेट कितना आ जाएगा, आई नेट विल बी 20/4, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा 5 एम्पियर। अगर बच्चों 5 एम्पियर करंट आ गया, इसका मतलब इस बैटरी से टोटल कितना करंट जाने वाला है, 5 एम्पियर। अब मान लीजिए 5 एम्पियर आते आते वो यहाँ पर पहुँच गया जहाँ पर इसको बाइफरकेट करना है। अगर बाइफरकेट करना है तो देखो बच्चों ये क्या होगा, करंट जहाँ कम रेजिस्टेंस होगा यानी कि रुकावट कम है, जो रास्ता आसान होगा उस रास्ते से ज़्यादा करंट जाएगा, और जो रास्ता मुश्किल है उससे भी करंट जाएगा। तो बच्चों एक बात ये याद रख लेना, करंट कभी ऐसा नहीं करता कि जहाँ पर 2 रास्ते हो उसके पास जाने के लिए और वो दोनों में से एक रास्ते से गुजर जाए। ऐसा नहीं होगा कि करंट को पता चला कि 5 ओम है, ठीक है, करंट ने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की, करंट ने सोचा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस ऊपर वाली ब्रांच में 5 ओम है यानी कि कम है, मैं एक काम करता हूँ सारा का सारा यहीं से पास हो जाता हूँ, नीचे वाली ब्रांच से जाता ही नहीं हूँ। लेकिन नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता, यहाँ पे फिजिक्स फेल हो जाती है। करंट के मन में कुछ ना कुछ लालच जरूर होता है, और वो क्या करता है ये करता है कि उसके पास अगर 2 रास्ते जाने के लिए है तो वो क्या करेगा, दोनों रास्तों से उसको जाना पड़ेगा, लेकिन जो रास्ता आसान होगा वहां से ज्यादा जाएगा, जो रास्ता कठिन होगा वहां से कम जाएगा। अब हम पता करेंगे कि ये 5 एम्पियर में से कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा। अब बच्चों ये देखो, इसके लिए एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको पहले, और फिर प्रूव भी कर देंगे उस ट्रिक को, ठीक है। ऊपर कितना है 5 ओम, नीचे कितना है 20 ओम, इन दोनों का रेशियो कितना है 1:4। अब बच्चों जो रेजिस्टेंस का रेशियो है उसकी ऑपोजिट रेशियो में करंट डिवाइड होगा, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस तो कम है लेकिन करंट ज्यादा जाएगा, यानी कि करंट, लेकिन ध्यान रखना पैरेलल की बात कर रहे हैं, पैरेलल वाली फैमिली की, करंट रेजिस्टेंस के ऑपोजिट रेशियो में डिवाइड होगा, करंट रेजिस्टेंस के ऑपोजिट रेशियो में डिवाइड होगा। कैसे, मान लीजिए इन दोनों का जो रेशियो है वो आ गया 1:4 रेजिस्टेंस का, तो हम क्या करेंगे, जो टोटल करंट है 5 एम्पियर, इस 5 एम्पियर के टोटल 4 और 1 5, इस टोटल 5 एम्पियर के 5 पीसेस करेंगे, यानी कि हर एक पीस 1 एम्पियर का, और इसमें से करंट का ऑपोजिट रेशियो, यानी कि अगर इस रेजिस्टेंस का ऑपोजिट रेशियो, यानी कि रेजिस्टेंस अगर 1:4 था तो करंट का रेशियो क्या हो जाएगा 4/1, यानी कि इस जो ये सिंगल पीस है ये 1 पीस है, यानी कि इसमें इसके जो टोटल 5 पीस हुए, हर एक पीस 1 एम्पियर का, उसमें से 4 पीस जाएंगे ऊपर वाले में और 1 पीस जाएगा नीचे वाले में, यानी कि 4 पीस का मतलब 4 पीस, यानी कि 4 × 1 पीस की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर, यानी कि 4 एम्पियर, यानी कि ऊपर वाले सर्किट्स में से कितना जाएगा 4 एम्पियर, और नीचे वाले में से जाएगा 1 पीस की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर, यानी कि नीचे वाले से जाएगा 1 एम्पियर। तो देखो बच्चों, करंट रेजिस्टेंस के ऑपोजिट रेशियो में डिवाइड हो गया, करंट की रेशियो कितनी आ रही है 4:1, रेजिस्टेंस की रेशियो कितनी है 1:4, तो इस तरीके से हम करंट को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारा स्टार, ठीक है बच्चों, ये स्टार भी नहीं है तो ट्रिक है यार, ये तो याद हो ही गई होगी। चलो एक बार प्रूव भी कर लेते हैं। कैसे, ये दोनों 20 वोल्ट की बैटरी से लगे हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, दोनों 20 वोल्ट की बैटरी से लगे हुए हैं। 20 वोल्ट की बैटरी से अगर लगे हैं तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, दोनों पे 20, यानी कि अगर हम इसका आई निकालेंगे, करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस, V अगर हम अप्लाई करेंगे तो I विल बी V/R, यानी कि इसका वोल्टेज कितना आएगा, वही 20, दोनों के अक्रॉस सेम है, डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस यानी कि 5, तो 5 4 ज़ा 20, देखो 4 एम्पियर आ गया। और करंट थ्रू 20 ओम इसका वोल्टेज, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज 20 वोल्ट है, क्योंकि पैरेलल वाले हैं, और पैरेलल वाली फैमिली तो ये बोलती है कि हम बराबर बराबर बंटवारा करते हैं, यानी कि 20 बाय इसमें किससे डिवाइड करेंगे बताओ, इसका रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, यानी कि 20 से 20 यानी कि 1 एम्पियर। तो बच्चा ये भी हमारा सोल्व हो गया। अरे बोलो, क्लियर हुआ क्या बच्चों? बहुत आसान है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है।
तो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन खत्म हो जाता है। सारे क्वेश्चन फोड़ डालो, सारे क्वेश्चन जैसे ये लेक्चर खत्म होगा इसी तरीके से सिटी के यानी कि करंट चैप्टर के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के फोड़ डालो, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे और जल्दी एक वीडियो डाल दी जाएगी रिलेटेड टू क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी करंट चैप्टर। तो बच्चों ये था पार्ट 2। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में और उसमें हम डील करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में। सो कीप वॉचिंग।